Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 climate of India। बेटा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंट सीजन्स को और इनके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेटा आप सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर और एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है पूरी तरीके से कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री मतलब एक बड़ी कंट्री है ना। हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं टोटल वर्ल्ड में। अगर हम मान लें 195 कंट्री हैं तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं बेटा, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब अगर हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो देखो एक मिनट, ये जो हमारा इंडिया होता है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हम देखते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है नॉर्थ में और ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में ये स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो पूरा इंडिया है इसका एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आई बात समझ में? चलो, तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो पूरी की पूरी कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये लैटिट्यूडनल इसकी एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होती है। और इसके वास्ट एक्सटेंट के कारण ही हमें इसमें वेरीड टोपोग्राफी देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी। ये जो वर्ड टोपोग्राफी है इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड टोपोग्राफी है इसका मीनिंग क्या होता है? द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ रिवर्स माउंटेन्स। ठीक है, तो हमारे इंडिया का ये जो वास्ट एक्सटेंट है इसके कारण हमें टोपोग्राफी अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, टोपोग्राफी क्या है? फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी एरिया के, कहाँ रिवर है, कहाँ माउंटेन्स हैं। ठीक है, चलें आगे। टोटल एरिया भी हम देख चुके हैं हमारी कंट्री का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको पूरे इंडिया के क्लाइमेट को समझना है, सिर्फ अकेले इंडिया को देखकर आप नहीं समझ पाओगे बेटा। अगर आपको इस एरिया के क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को समझना है तो आपको लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, साउथ एशिया का जो पूरा रीजन है उसे दिमाग में रखना पड़ेगा, जब जाकर आप इंडिया के क्लाइमेट को समझ पाओगे। फिर से ध्यान से सुनो, अभी मैंने बता दिया कि हमारा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतनी है। तो ये जो क्लाइमेट है इतने बड़े एरिया की, इसको अगर आपको समझना है तो ये आसान नहीं है कि सिर्फ इंडिया को देखो और समझ जाओ बेटा। अगर इंडिया के क्लाइमेट को समझना है तो आपको एक लार्जर पिक्चर को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, साउथ एशिया के पूरे रीजन को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? जहाँ पर मैं पूरा साउथ एशिया बोल रही हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए कि हम साउथ एशिया में किसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा हम पूरे साउथ एशिया की बात करते हैं, मतलब हम अफ़गानिस्तान की बात भी कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात भी कर रहे हैं, भूटान की बात भी कर रहे हैं, इंडिया तो है ही है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज़ की बात करें जब हम साउथ एशिया की बात करें? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आई बात समझ में? आपको इतने बड़े, इतनी कंट्रीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप प्रॉपरली क्लाइमेट को समझ पाओगे। अब अगर मैं साउथ एशिया के क्लाइमेट की बात करूँ ना, तो साउथ एशिया के क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं ना तो हमें इसमें कुछ फीचर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें लगेगा कि हम फ्रिजिड जोन में आ गए हों। जैसे आप हिमालयन माउंटेन्स के टॉप्स पर जाओ तो आपको वहाँ पर किसके फीचर मिलेंगे? हाँ,
फ्रिजिड जोन के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप केरला आते हो, कर्नाटका में अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो आपको कैसे फीचर्स मिलेंगे, जो कोस्टल एरिया के फीचर्स हैं, है ना। अगर आप राजस्थान में हो तो आप डेजर्ट के जो फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर साउथ एशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको आर्कटिक टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर, हाई माउंटेन्स में। टेम्परेट एनवायरनमेंट मिल जाएगा फुट हिल्स में, इंडो गैंगटिक प्लेन में। और ट्रॉपिकल कंडीशन देखने को मिल जाएंगी डेक्कन प्लेट्यू में। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक इंडिया में हमारे अर्थ के जितने भी जोन्स हैं सबके फीचर को देख सकते हैं। जैसे आप अगर इस एरिया में हो तो आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट के सारे फीचर्स को देख लोगे, ठीक है। अगर आप फुट हिल्स पर हो, गैंगेटिक प्लेन में हो, तो आपको टेम्परेट एनवायरनमेंट के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पर आप अगर हिमालय के नॉचेस पे हो, है ना, हिमाचल में हो, तो आपको आर्कटिक टेम्परेचर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी जब हम घूमने जाते हैं तो हम नत्था टॉप, पटनी टॉप जाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, बर्फ़ मिलती है ना। तो वहाँ आप पहुँच गए, मतलब आपको कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ टेम्परेचर रेंज की बात आप कर रहे हो, आर्कटिक टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हो जहाँ पर पानी जम जाता है। फिर अगर हम हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन में आए तो हमें टेम्परेट एनवायरनमेंट मिलेगा, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, है ना। फिर अगर आपको ट्रॉपिकल कंडीशंस को देखना है तो आप डेक्कन प्लेट्यू में आ जाओ। अब बेटा अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया के क्लाइमेट को हम ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस टाइप का है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को हम किस टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, ठीक है बेटा। इस टाइप का जो क्लाइमेट है ये हमें मेनली मिलता है साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में। ये जो वर्ड मानसून है ये ड्राइव हुआ है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीज़न। एक अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे बना है शब्द मानसून, और इस अरेबिक वर्ड मौसम का मतलब होता है सीज़न। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है बेटा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। जिस टाइप का क्लाइमेट हमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो वर्ड मानसून है ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जो है मौसम, और मौसम वर्ड का मतलब होता है सीज़न, ठीक है। तो मानसून का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना, ज़्यादा ध्यान देना। Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction। एक बार हम देखेंगे कि हवाएं इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, पर फिर 3-4 महीने बाद हम देखते हैं विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, वो इस डायरेक्शन में आने लग जाती हैं। तो ये जो सीजनल रिवर्सल हो रहा है विंड का एक साल में, उसी को क्या कहते हैं हम, मॉनसून। बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ से, देखो अगर मैं जनरल पैटर्न की बात करूँ तो हमें ओवरऑल यूनिटी दिखाई पड़ती है इंडिया में, ठीक है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी जनरल पैटर्न में तो हमें यूनिटी दिखाई पड़ती है, पर वहीं पर हमें परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशन भी दिखते हैं, किसमें, क्लाइमेटिक कंडीशंस में। अब ये जो वर्ड परसेप्टेबल है इसका मीनिंग क्या होता है, दैट कैन बी सीन और फेल्ट। याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्टेबल, दैट कैन बी सीन और फेल्ट। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें इतने रीजनल वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। आप कैसे, देखो मौसम राम चेरापुंज में इतनी बारिश होती है कि पूरा की पूरा एरिया बह जाता है ना। कुछ एरियाज़ बिहार के ऐसे हैं जो इतना परेशान हो जाते हैं रेनी सीज़न में कि क्या बताएं। पर वहीं हम लद्दाख की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम पंजाब के कुछ एरियाज़ की बात करें तो भाई वहाँ बारिश इतनी भी नहीं होती कि बेसिक नीड पूरी हो जाए पानी की वहाँ पर। क्लियर है। तो हम अगर जनरल पैटर्न की बात करें तो हमें ओवरऑल यूनिटी दिखाई पड़ती है, पर वहीं पर रीजनल वेरिएशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन में वो परसेप्टेबल हैं। मतलब इनमें जो डिफरेंसेस हैं हम उन्हें फील भी कर सकते हैं, हम उन्हें देख भी सकते हैं विद इन अ कंट्री। पर हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं इस बात को कि पूरे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये ओवरऑल यूनिटी है जनरल पैटर्न में कि भाई इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब तुम इसमें ये नहीं देख रहे हो कि भाई राजस्थान को बारिश मिल रही है कि नहीं, लद्दाख में बारिश हो रही है कि नहीं, पंजाब के कुछ एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं। आप सिंपल क्या कह दे रहे हो, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। तो आप इसमें ये देख रहे हो कि भाई दो एरिया ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहां वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन रिसीविंग एरियाज मौसम नाम चेरापुंजी भी हमारे इंडिया में है। तो
मैं आशा करती हूँ कि ये लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो पूरा के पूरा इंडिया है बेटा, उसका क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसूनल, ठीक है, मॉनसूनल ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। क्योंकि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट विद इन अ ट्रॉपिक्स आता है, इसीलिए हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है बेटा? ट्रॉपिकल मॉनसूनल। बच्चों को ट्रॉपिक्स नहीं पता है बेटा, वो भी थोड़ा सा सुन लें कि ये हमारी अर्थ रही, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला होता है 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स। आई बात समझ में? ये एरिया पूरा ट्रॉपिकल जोन होगा, क्लियर है। इक्वेटर 0 डिग्री होता है जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन होती है, 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन होती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ वाली का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो हमारे इंडिया का अच्छा खासा पार्ट किसके अंदर आता है? ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, इसीलिए हम हमारे क्लाइमेट को क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। बेटा जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? मॉनसून्स, ठीक है। जो पोजीशन होती है माउंटेन रेंजेस की और जो डायरेक्शन होती है रेन बियरिंग विंड की, ये 2 मेन फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जो पोजीशन है माउंटेन रेंजेस की, वो साथ ही साथ जो रेन बियरिंग विंड है उनकी जो डायरेक्शन है, ये 2 मेन फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। अब देखो माउंटेन का मैं बताती हूँ आपको कि अगर हमारे इंडिया में यहाँ पर हिमालयन माउंटेन नहीं होता तो ये जो रेन बियरिंग विंड्स हैं जो पानी लेके आ रही हैं, ये निकल कर कहाँ चली जाती हैं? अगर ये हिमालयन माउंटेन नहीं होता तो ये चली जाती हैं चाइना में, मंगोलिया में, क्लियर है। तो हिमालय ने इन्हें यहीं पर रोक दिया और पूरी की पूरी बारिश इस एरिया को दे दी। आई बात समझ में? अगर हिमालयन माउंटेन नहीं होता तो ये बारिश हमें नहीं मिलती, चाइना में कहीं मिलती या मंगोलिया में कहीं मिलती, क्लियर है। तो एक तो माउंटेन और दूसरा ये जो डायरेक्शन है हवाओं की, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। एक मैंने एग्जाम्पल दिया हिमालयन माउंटेन का, और ये जो हवाएं जा रही हैं जिनको रोक रहा है हिमालयन माउंटेन। और भी माउंटेन्स के रोल को अब पढ़ेंगे बीच बीच में बेटा। अब हम क्लाइमेटिक वेरिएशंस को देखेंगे, ठीक है। समर, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इंटीरियर एशिया पे, एशिया के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो जब जब टेम्परेचर हाई होगा, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ के एरिया पर जो एयर हैं ये क्या हो जाएंगी? हॉट, गर्म हो जाएंगी। जब ये गर्म हो जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देंगी। इस वैकेंसी को ही हम कहते हैं लो प्रेशर। आँख बंद करके एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। हमारे आसपास हवाएं हैं, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ये हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होती हैं तो ये ऊपर चली जाती हैं। अब ये ऊपर चली गई तो जिस एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो खाली हो गया, और इस खाली एरिया को ही हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ क्या बन गया है? लो प्रेशर एरिया बन गया, क्लियर है बेटा। एशिया के जो इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी लो प्रेशर बन रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे क्यों बन रहा है ज़रा ये ध्यान से सुनो बेटा। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। हम सब ने 8th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, पता नहीं कब कब पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन को, और जब ये रिवॉल्व कर रही होती है तो इसकी टिल्ट की वजह से हम एक टाइम में देखते हैं कि एपरेंट मूवमेंट इक्वेटर के ऊपर होती है, फिर एक टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है और एक टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। तो ये वो टाइम होता है जब सन की जो एपरेंट मूवमेंट है वो किसके ऊपर होती है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। और यहीं पर है हमारा डेजर्ट एरिया, जहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं है, और वेजिटेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है। जैसे कि लो प्रेशर हर जगह बनेगा, जहाँ जहाँ धूप होगी, बहुत तेज़ टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर बढ़ेगा, पर यहाँ पर
क्योंकि वेजिटेशन कवर ही नहीं है, तो लो प्रेशर ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। जहाँ भी ये पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ टेम्परेचर फिर भी एक रेंज में रहेगा। यहाँ वेजिटेशन ही नहीं है हमारे डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में, तो यहाँ लो प्रेशर इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि ये अट्रैक्ट करता है फिर किसको, मानसून विंड्स को। वो बात की बातें बाद में पढ़ेंगे, अभी तो ये सुनो कि समर में एशिया के इंटीरियर एरियाज़ में और इंडिया के ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या बनने लगता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होने लगता है। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। और क्योंकि यहाँ लो प्रेशर एरिया बढ़ रहा है, तो लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या हुआ, जहाँ से हवाएं ऊपर चली गई। अब यहाँ पर वैकेंसी है, खाली जगह है, तो इस खाली जगह को फिल करने के लिए हवाएं आएंगी। आ रही है बात समझ में। यहाँ सन की अपरेंट मूवमेंट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। और जब ये ऊपर जा रही हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है और इस वैकेंसी को फिल करने यहाँ दूर दूर से हवाएं आ रही हैं। बेटा बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं 6 बार एक चीज़ को बोल रही हूँ कि समर में इंटीरियर एशिया में और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, डेवलप हो गया। अब जहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है वहाँ हवाओं की कमी, वैकेंसी हो गई है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हम देखते हैं हवाएं आती हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। वो हवाएं जो हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी, अब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी, हमारे इंडिया में एंटर करेंगी। तो ये साउथ से किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। क्लियर है। अब बेटा ये जो हवाएं हैं ये मूव करती हुई आती हैं हाई प्रेशर एरिया से। कौन से हाई प्रेशर एरिया से, सदर्न इंडियन ओशन से, ठीक है, इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्टर्ली होती है। ये कहाँ से आ रही हैं, हाई प्रेशर एरिया से आ रही हैं। कौन सा हाई प्रेशर एरिया, जो अभी कहाँ पर है, सदर्न इंडियन ओशन पे है, ठीक है। इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और राइट टर्न हो जाती हैं, और ये जो लो प्रेशर एरिया है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हुआ है उसकी तरफ दौड़ती हुई आती हैं। देखो एक टाइम ऐसा आता है गर्मियों में जब हम देखते हैं बहुत तेज़ तेज़ से हवा चलने लगती हैं, हम बोलते तूफ़ान आ गया, किसी की टीन की छत उड़ जाती है, किसी के कपड़े उड़ जाते हैं, तो भाई बहुत सारा हम लोग तो गाड़ी वाड़ी भी पलट जाती हैं, साइकिल वगैरह भी गिर जाती है। तो वो तेज़ हवाओं की बात हम कर रहे हैं कि देखो सदर्न इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर है, वहाँ से हवाएं आ रही हैं इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, बेचारी इक्वेटर को क्रॉस करती हुई आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रही हैं, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्लियर हुई बात। थोड़ा सा इस तरीके से समझो बेटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पूरे बेल्ट पे हो रहा है, पर ये यहाँ पर बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है ना। ये ITCZ अब यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये बाद में अभी चैप्टर में आएगा तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ITCZ ये एरिया में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है। अब ये हवाएं आ रही किसको क्रॉस करती हुई आ रही हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती आ रही हैं, सदर्न इंडियन ओशन से आ रही हैं। तो अपने साथ क्या भी ला रही होंगी, यहाँ से पानी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। क्लियर है। बहुत ज़्यादा इस हवा में, जो हवा यहाँ से आ रही है ना, इसमें नमी होगी बेटा, क्योंकि ये किसके ऊपर से आ रही है, वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही हैं, ओशन के ऊपर से आ रही हैं। इन्हीं आने वाली हवाओं को हमने क्या नाम दिया है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और ये जो हवाएं हैं ये वार्म ओशन से आ रही हैं, तो अपने साथ क्या भी गैदर करती हुई आ रही हैं, मॉइस्चर, ठीक है। और फिर ये लेके आएंगी अपने साथ वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये जो हवाएं आ रही हैं इक्वेटर को क्रॉस करती हुई सदर्न इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेती हुई हमारे इंडिया में आएंगी, और हिमालय से जब टकराएंगी, बीच में जितने भी बैरियर इनको मिलेंगे, माउंटेन्स, भले वो वेस्टर्न घाट्स हो, भले वो गारो खासी जयंतिया हिल्स हो। देखो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, यहाँ गारो खासी जयंतिया से टकराएंगी, यहाँ पर हिमालय से टकराएंगी। तभी हमने बोला था ना कि माउंटेन्स में सिर्फ एक हिमालयन माउंटेन नहीं है, जैसे मैंने बोला था और भी माउंटेन्स को हम बताते चलेंगे। तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया से टकराई तो ये इस एरिया को बारिश दे दी, यहाँ हिमालय से टकराई तो इस एरिया को बारिश दे दी, ये वेस्टर्न घाट से टकराई तो केरला के कोस्ट, कर्नाटका के कोस्ट, अपना मुंबई गोवा का कोस्ट, इनको भर भर के पानी दे दिया। क्लियर हुई बात। चलिए आगे। मैं एक चीज़ और बताने वाली थी, भूल गई, 2 मिनट रुको।
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैडम ये वार्म ओशन से, यही बात बताने वाली थी कि ये वार्म ओशन से तो आ रही हैं, तो टेम्परेचर तो यहाँ पर भी कम होगा क्योंकि ओशन तभी तो गर्म हुआ है। तो बेटा पूरी की पूरी ज्योग्राफी काय पे डिपेंड करती है? वेरिएशंस पे। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ कम है हमने मान लिया, यहाँ बहुत कम है हमने मान लिया, और यहाँ इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ से हवा यहाँ आएंगी और यहाँ से हवा यहाँ जाएगी। ये वेरिएशन पे चल रही है पूरी ज्योग्राफी। ठीक है, एक टाइम में बारिश इक्वेटर पे होगी तो एक टाइम में बारिश कैप्रिकॉर्न पे होगी तो एक टाइम में कैप्रिकॉर्न पे होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरी ज्योग्राफी से वेरिएशन पे काम कर रही है। इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है पर बारिश यहाँ नहीं होगी क्योंकि इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो चलो, ये वार्म ओशन से आ रही हैं, अपने साथ मॉइस्चर ला रही हैं, फिर इंडिया को वाइड स्प्रेड रेनफॉल देंगी, और इस रेनफॉल में माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर से देख लो, ये वेस्टर्न घाट से टकरा के केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, इनके कोस्टल एरिया पे बारिश कर देंगी। यहाँ गारो खासी जयंतिया से टकराएंगी तो यहाँ हमारे ईस्टर्न रीजन को बारिश दे देंगी। यहाँ हमारे हिमालय से टकराएंगी तो हमारे गैंगेटिक प्लेन और इस नदन प्लेन वाले एरिया को बारिश मिल जाएगी। क्लियर है? चले आगे। अब हम ठंडियों की बात करेंगे। ठीक है, तो समर्स में हमने देखा लो प्रेशर के कारण विंड की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, पर अब विंटर्स आ गई हैं, तो अब जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में, अब वहीं पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप होगा और हम देखेंगे कहीं और लो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। मैंने बोला ना, पूरी ज्योग्राफी कंपैरिजन पे चलती है, वेरिएशंस पे चलती है। अब हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं। हियर द कंडीशन आर जस्ट रिवर्स ऑफ दो समर्स से पूरी उल्टी कंडीशंस हो जाती हैं विंटर्स में। जब ठंडियों का मौसम होता है, विंटर होती है, तो हाई प्रेशर एरिया होता है हिमालय के नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है विंटर्स के टाइम में। जो कोल्ड ड्राई विंड्स होती हैं वो इस रीजन में बहने लगती हैं और ये बहती कहाँ पहुँचती हैं? लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ जाती हैं। ओवर द ओशंस टू द साउथ, पहले पूरे ओशन को क्रॉस करेंगी और फिर साउथ में चली जाएंगी। When these winds blow over the seas, जब ये सीज़ के ऊपर से ब्लो करेंगी तो जो नियर बाय लैंड होगी वहाँ पर कुछ अमाउंट में रेनफॉल दे देगी, और ऐसी रेनफॉल को रिसीव करने वाला एरिया होता है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल होती है। फिर से ध्यान से सुनो बेबी, देखो समर में जो कंडीशन होती है विंटर में वो पूरी तरह रिवर्स हो जाती हैं। विंटर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आ जाता है हिमालय के नॉर्थ में, डेजर्ट एरिया में, तो जो कोल्ड ड्राई विंड्स होती हैं ये अब इस रीजन से कहाँ की तरफ जाएंगी? लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ये हवाएं यहाँ चलेंगी। ठीक है, जब ये जाएंगी तो उनको बीच से कहीं ओशन मिलेगा, उससे ये पानी उठाएंगे और बेचारे तमिलनाडु को ठंडियों में क्या दे देंगी? बारिश दे देंगी। और फिर इनका ठिकाना तमिलनाडु नहीं है, ये अभी और पीछे जाने वाली हैं, और आगे जाएंगी, है ना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये और आगे की तरफ जाएंगी। अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के, हमारे भारत के क्लाइमेट को। तो बेटा पहला फैक्टर जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होता है। ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। बेटा देखो सारा खेल लैटिट्यूड का ही तो है। क्लाइमेट की बात करें, अगर आप 23.5 के बीच में रहते हैं नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा, वेरी हॉट, है ना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। फिर इसके ऊपर जब आप जाते हो 66.5 तक तो आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। फिर इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो इस पूरे रीजन में आपको क्या मिलता है? फ्रिजिड जोन। क्या मिलता है? फ्रिजिड जोन। तो 66.5 से 90 डिग्री
साउथ या 66.5 नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो रीजन है ये कौन सा होता है बेटा? फ्रिजिड जोन होता है। क्या होता है? फ्रिजिड जोन, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया। ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया, एक्सट्रीमली कोल्ड, रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और ये वाला वेरी हॉट। और ये जो एरिया है मॉडरेट एरिया कहलाता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो बेटा अब हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि हम कहीं कहीं देखते हैं कि हमें ट्रॉपिकल जोन के फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर टेम्परेट जोन के फीचर्स, और हिमालय की प्रेजेंस के कारण हमें फ्रिजिड जोन के फीचर्स भी दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? चलो, तो इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के मिडिल से क्रॉस होती है, ठीक है। थस प्लेसिंग नदर्न हाफ ऑफ इंडिया इन द टेम्परेट जोन। तो जो नदर्न हाफ है वो टेम्परेट जोन में आ जाता है और सदर्न हाफ किस में आ जाता है? टॉरेट जोन में। देखो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टॉरेट जोन या ट्रॉपिकल जोन, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। अब बेटा हम पढ़ेंगे हिमालय के रोल को। तो थोड़ा सा पहले ऐसे समझो बेटा, अगर हम बात करें ये माउंटेन रेंजेस हिमालय हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ऊपर हम देखते हैं यहाँ चाइना है, साइबेरिया है, मंगोलिया है, रशिया है ना। तो जो कोल्ड विंड्स थी जो हमारे इंडिया में आ सकती थी उनको भी किसने रोक दिया? इस लॉफ्टी हिमालय ने रोक दिया। तो पहला काम तो हिमालय ने क्या किया? हमें बहुत ज़्यादा ठंडा कंट्री होने से रोक दिया, ठीक है। जो ठंडी हवाएं आ सकती थी उन ठंडी हवाओं को हिमालय ने इसी साइड रोक दिया, ठीक है। दूसरा हिमालय का रोल बेटा, जो हमारी मॉनसून विंड क्रॉस करके आगे जा सकती थी उन्हें भी यहीं पर रोक दिया। तो हिमालय के ड्यूअल रोल हैं हमारे क्लाइमेट में। पहला तो रोल ये है कि इसने हमारे क्लाइमेट को टेम्परेट क्लाइमेट बनाए रखा। नहीं तो वहाँ से जब ठंडी ठंडी हवाएं आती तो हमारा क्लाइमेट और ज़्यादा ठंडा हो सकता था, तो उसने उन हवाओं को इसी साइड रोक दिया, ठीक है। अब वो बारिश वाली हवाएं, मॉनसून बियरिंग जो विंड्स थी वो हिमालय क्रॉस करके बाहर जा सकती थी, उन्हें इसी साइड रोक दिया। मतलब मुझे ऐसे लगता है इतने में समझ में आया होगा बेटा, नहीं आया होगा तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो जो हिमालय है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के रोल के कारण हमें सब ट्रॉपिकल टच मिलता है हमारे क्लाइमेट में। हमारे इंडिया के क्लाइमेट में जो सब ट्रॉपिकल टच मिला है ये हिमालय के कारण ही मिला है, क्योंकि ये जो लॉफ्टी रेंजेस होती हैं ये बैरियर की तरह काम करती हैं, रोकने का काम करती हैं। जो कोल्ड विंड्स आ रही होती हैं नॉर्थ एशिया से जो इंडिया तक पहुंच जाती, ठीक है, उन्हें रोक देता है। विच प्रिवेंट कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थ एशिया फ्रॉम ब्लोइंग इनटू इंडिया। इंडिया में वो ब्लो कर ही नहीं पा रही हैं क्योंकि उन्हें प्रिवेंट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। किसके द्वारा? हिमालय की लॉफ्टी रेंजेस के द्वारा। हिमालय बैरियर की तरह काम करता है। क्या बात समझ में आ गई? चलें आगे। नॉर्थ एशिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी उन्हें हमारे हिमालय ने रोक दिया। इसने हमें प्रोटेक्ट किया सीवियरली कोल्ड विंड से, ठीक है। तो यहाँ तक पहला रोल पढ़ लिया हमने। अब हम सेकेंड रोल की बात करेंगे। इट ऑल्सो ट्रैप्स मॉनसून विंड्स। ये मॉनसूनी हवाओं को भी रोक लेता है और इन्हें फोर्स करता है कि भाई तुम तुम्हारा पूरा पानी यहीं पर गिरा दो, ठीक है। जब ये हवाएं हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस से टकराएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, तो इनका जो मॉइस्चर था वो वाटर में कन्वर्ट होके यहीं पर क्या दे देगा? बारिश दे देगा, ठीक है। तो ये मानसून विंड को ट्रैप करती हैं, इन्हें फोर्स करती है कि भाई तुम तुम्हारी पूरी बारिश हमारी कंट्री इंडिया को ही दो, इंडिया से बाहर मत जाओ। तो समझा ये हिमालय हमारे लिए कितने अच्छे हैं। हम एल्टीट्यूड को भी पढ़ लेते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब सिंपल होता है हाइट, ठीक है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी, हम लोग देखते हैं कि जब हम समर्स में होते हैं तो हम हिली रीजन्स पे जाना पसंद करते हैं वैकेशन के लिए। अब हिली रीजन पे क्यों जा रहे हैं? हाइट पर है ना, हाइट पर होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी, सपोज़ करो ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, यहाँ टेम्परेचर इससे भी कम होगा और यहाँ टेम्परेचर इससे भी कम होगा,
ठीक है। एज द हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर कम होगा। हर 166 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाता है। हर 166 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाता है। सो प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन दोज ऑन द प्लेन्स। तो बेटा प्लेन्स पे जितना टेम्परेचर होगा उससे बहुत कम टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, माउंटेन्स पर। बेटा हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, उधर पे टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। और ये बात बहुत ध्यान रखना, हर 166 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री से टेम्परेचर हो जाता है कम, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा प्रॉक्सिमिटी टू द सी। देखो आप सी के जितना पास रहते हो आपका क्लाइमेट कैसा होता है बेटा, मॉडरेट, और जितना आप सी से दूर रहते हो उतना आपका क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो ठंडियाँ जितनी ठंडी होती हैं गर्मियाँ उतनी गर्म भी होती हैं, है ना। पर अगर आप मुंबई में रह रहे हो, गोवा में हो, या तो केरला कर्नाटका के कोस्ट पर हो, तमिलनाडु के कोस्ट पर हो, तो बेटा जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो कैसा होगा, मॉडरेट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेबल क्लाइमेट, नहीं तो ये ज़्यादा गर्म होता है, नहीं तो ये ज़्यादा ठंडा होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। जो एरियाज़ होते हैं जो बहुत फार होते हैं सी से मतलब बहुत दूर होते हैं, वहाँ एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है कि भाई अगर ठंडियों का मौसम है, विंटर सीजन है तो एक्सट्रीम में कोल्ड होगा, समर सीज़न है तो एक्सट्रीम में गर्मी होगी। इस तरीके से होता है अगर आप सी से दूर हैं तो। सी के पास हैं तो ना ही तो ज़्यादा गर्म ना ही तो ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा आपको क्लाइमेट मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेंगे, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन लैंड एंड सी, ठीक है। हम देखते हैं कि पानी देर से गर्म होता है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी गर्म होता है, और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो स्लोली गर्म होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ का चलना चालू हो जाता है, और ये लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखती हैं। फिर से सुन लो, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है। इक्वेबल का मतलब क्या हुआ, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वो एरियाज़ जो सी से बहुत दूर होते हैं वहाँ पर हम एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखते हैं। और ऐसा क्यों होता है, डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड सी। अच्छा इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूँ क्या बेटा, देखो दिन के समय क्या होगा, ये जो ज़मीन होगी ये जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना, और हवाएं तेज़ी तेज़ी से यहाँ से ऊपर जाने लगेंगी, और उसी टाइम ये जो सी होगी ये अभी ठंडी है, तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं होंगी वो इस वैकेंसी को पूरा करेंगी। तो ये जब ठंडी हवाएं इस गर्म एरिया में आएंगी तो टेम्परेचर को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। अब हम रात की बात करें बेटा, रात में इसका उल्टा होता है। ये रही लैंड जो जल्दी गर्म होके जल्दी ठंडी हो गई, सी थोड़ा लेट गर्म होती है, पानी थोड़ा देर से गर्म हो और ठंडा भी देर से होगा। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया है, लो हो गया है, क्योंकि रात है ना। तो अब होगा क्या बेटा, ये जो हवाएं होंगी जो पानी के ऊपर होंगी ये अपवर्ड मूव कर जाएंगी, और ये ठंडी हवाएं इस वैकेंसी को फिल करने आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट बना रहेगा। क्लियर है। अब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से नाम ही पता चल रहा है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कहीं हम वेस्ट की बात कर रहे होंगे। हमारे इंडिया का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हम वेस्ट की बात कर रहे होंगे। आप सबको पता है यहाँ हम जाएंगे तो हमें सऊदी अरेबिया मिलेगा, ये अफ्रीका मिलेगा, है ना, और ये अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर हमें मिलेगी मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेडिटेरेनियन सी। ये डिस्टर्बेंसेस इस साइड से आते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये किस साइड से आ रहे हैं, इंडिया के वेस्ट से आ रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी पता चल गया आपको कहाँ पर है, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी। और ये मेडिटेरेनियन सी रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए। अब एक बात और सुनना बेटा, मेडिटेरेनियन सी से तो ये ओरिजिनेट होंगे, पर इन
की जो चाल होगी जेट स्ट्रीम की वजह से किस साइड की हो जाती है बेटा, ईस्ट साइड की, ईस्ट में आ रहे हैं, हमारे इंडिया की तरफ आ रहे हैं। साथ में किसको क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। तो इनको देखो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट हुए हैं, तो यहाँ से तो पानी मिला ही, फिर इन्होंने ब्लैक सी को क्रॉस किया, अपनी कैस्पियन सी को क्रॉस किया, तो इनमें मॉइस्चर और ज़्यादा आ गया। अब ये जो जेट स्ट्रीम थी, ये जो अपर एयर सर्कुलेशन था, ये आकर जब हमारे हिमालय से टकराया तो ये आगे ना जा पाया, इसने बारिश इसी एरिया को दे दी। आई बात समझ में? सो मेडिटेरेनियन सी में कुछ रीज़न से जो एयर थी वो अपवर्ड राइज करती है, और जेट स्ट्रीम के साथ साथ जब वहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फॉर्म होने लगते हैं मेडिटेरेनियन सी पे, तो ये जेट स्ट्रीम के साथ साथ ईरान, इराक होती हुई इंडिया पहुँचती है। बीच में इसको कैस्पियन सी और ब्लैक सी मिलती है, वहाँ से ये पानी उठाती है। फिर ये तो आगे की तरफ जाने वाली थी, पर हिमालय ने बोला नहीं, रुको यहीं। तो हिमालय जब इसे रोक लेता है तो ये बारिश हमारे नदर्न इंडिया को दे देती है। और जो बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में होती है ना बेटा, इसे हम महावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महावत। चलो, तो जो लो प्रेशर सिस्टम अराइज होता है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, कब? विंटर्स में। वो ईस्टवर्ड मूव करता है और इंडिया की तरफ आता है। किस किस को पास करता हुआ आता है बेटा? ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। और ये इंस्ट्रूमेंटल है इन ब्रिंकिंग विंटर रेन। कहाँ पर लाता है विंटर रेन? नॉर्थ इंडिया में। और हिमालय में तो स्नोफॉल भी करा देता है। बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इतना इजी टॉपिक नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया हो गया। मैं चाहूँगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे आप एक अलग से वीडियो भी देखें, ठीक है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का राइज किसकी वजह से होता है, इसके लिए आपको हेडली सेल, फेरल सेल को पढ़ना पड़ेगा। कैसे हॉट एयर वार्म एयर में मिक्स होती है, साइक्लोजेनेसिस कंडीशन बनती है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन बनती है। फिर वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कैसे मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इनका कोई टारगेट इंडिया नहीं होता है, पर ये चलना जेट स्ट्रीम के साथ, जेट स्ट्रीम ईस्ट में चल रही है तो ये भी ईस्टर्न डायरेक्शन में चलने लगते हैं। अब इन्हें नहीं पता होता कि बीच में हिमालय मिलेगा जो हमें रोक लेगा, और इस तरीके से पूरा चलता है, ठीक है? और अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो तो वो ये जान ले कि लो प्रेशर सिस्टम अराइज होगा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, कब? विंटर में। और ये ईस्टवर्ड मूव करेगा और ईरान की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को पास करता हुआ इंडिया पहुंचेगा, और ये नदर्न इंडिया में विंटर रेन लेके आने का काम करता है, और हिमालय में तो स्नोफॉल भी होता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस। बेटा अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ओवर द ओशन। तो इस कंडीशन को पढ़ने के लिए हमें एक ओशन और एक सी की बात करनी पड़ेगी। ओशन होगा इंडियन ओशन और सी होगी चाइना सी। तो बेटा जो वेदर कंडीशन प्रिवेल करती हैं चाइना सी के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, वो वेदर कंडीशंस जो इंडियन ओशन और चाइना सी के ऊपर होती हैं, इनकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि टाइफून्स का राइज होता है जो हमारे ईस्ट कोस्ट को अफेक्ट करता है, और बेटा बैडली अफेक्ट करता है, ठीक है? कितनी बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ में जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम कंडीशन ओवर ओशंस की बात करें तो यहाँ पर एक ओशन एक सी को पढ़ रहे हैं, इंडियन ओशन और चाइना सी। और ये कंडीशंस जो बनती हैं ये अल्टीमेटली किसका इफेक्ट होती है? वो वेदर कंडीशंस का जो इंडियन ओशन और चाइना सी पे बनी हुई हैं, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि टाइफून्स आते हैं कहाँ पर? इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर। अब हम पढ़ेंगे बेटा जेट स्ट्रीम्स को। तो जेट स्ट्रीम्स, पहली बात तो ग्राउंड लेवल एयर नहीं है, ठीक है? अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? जेट स्ट्रीम। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है? ये ग्राउंड लेयर पे चलने वाली हवाएं नहीं हैं, ये सरफेस एयर नहीं है, ये अपर एयर से, अपर लेयर्स में चलती हैं। स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये ईस्ट में मूव करती हैं। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। चलो, तो एयर करंट जो आपको अपर लेयर्स में मिलेगा एटमॉस्फेयर की, उसे बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में हमें जो एयर करंट मिलता है उसे हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इंडिया में आने वाले मानसून के ऑनसेट और डिपार्चर को। मानसून कब आएगा, मानसून कब जाएगा, इसको प्रभावित करने वाली होती हैं जेट स्ट्रीम्स, ठीक है? ये जो हवाएं होती हैं ये कहाँ से बहती हैं बेटा?
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सा होता है? देखो, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये डायग्राम देखा होगा ना कि भाई जो एयर है वो राइज करती हैं इक्वेटर से, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर से। जब ITCZ इक्वेटर पे बनेगा तो यहाँ से हवाएं राइज करेंगी, ट्रोपोपॉज तक पहुँचने के बाद ये 30 डिग्री पर गिरती हैं। किस पे गिरती हैं? 30 डिग्री पर गिर जाती हैं। नॉर्थ में भी 30 डिग्री पर गिरेंगी और साउथ में भी 30 डिग्री पर गिरती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें वर्ल्ड के जितने भी मेजर डेजर्ट्स होंगे, भले आप नमीबिया डेजर्ट देखो, सहारा डेजर्ट देखो, हमारा थार डेजर्ट देखो, या तो आप देख लो ईरान, इराक, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये सब कहीं ना कहीं आपको इस 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ही दिखाई देंगे या 30 डिग्री साउथ के आसपास ही दिखाई देंगे। अगर विश्वास नहीं हो तो अभी खोल के देखो आप लोग मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको मैक्सिमम डेजर्ट कहाँ पर मिलेंगे? 30 डिग्री साउथ के आसपास और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। हमारा थार डेजर्ट यहाँ मिल जाएगा, तो नमीबिया डेजर्ट यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चल, सो हवाएं यहाँ से जब उठती हैं, जब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर पे बनता है, तो हवाएं यहाँ से उठेंगी, एक टाइम तक वो ऊपर जाएंगी जब तक गर्म होंगी। जैसे ही ऊपर जाके ठंडी होंगी, ये 30 डिग्री पे से गिरना चालू हो जाएंगी, 30 डिग्री पर गिरना चालू हो जाएंगी। 30 डिग्री से नहीं गिरेंगी, 30 डिग्री पर गिरना चालू हो जाएंगी। ऊपर गई, ट्रोपोपॉज तक पहुँचते पहुँचते ठंडी हो गई, और फिर कहाँ पर गिरेंगी बेटा? ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे गिरने लग जाएंगी। तो क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे कंटिन्यूसली ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट होगा वो कैसा होगा? ठंडा। और जहाँ पर भी ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। कैसा प्रेशर बेल्ट होता है बेटा? हाई प्रेशर बेल्ट होता है। फिर से मेरी बात सुनो, जहाँ ज़मीन गर्म होगी वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाएंगी, तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ? लो प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही हम 30 डिग्री पे बोल सकते हैं कि भाई ये हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट ही रहेगा। क्यों हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा? क्योंकि हमेशा हवाएं ऊपर जाएंगी इक्वेटर से और गिरेंगी 30 डिग्री पे, तो यहाँ हमेशा ठंडी हवाएं आएंगी। क्योंकि यहाँ ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो ये कौन सा बेल्ट तैयार होता है? हाई प्रेशर बेल्ट तैयार होता है। क्लियर है? चलो, सो ये जो हवाएं हैं ये बहती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और फिर जो हिमालय होता है इनके लिए बैरियर का काम करता है। रास्ते में हिमालय इन जेट स्ट्रीम्स को रोकने का काम करता है। एज सच दे आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और हिमालय हमारे लिए इतना बढ़िया है ना बेटा कि आप लोग जब तक ज्योग्राफी में डाइव नहीं कर लेते आपको समझ में नहीं आएगा कितना इंपॉर्टेंट है हिमालय। ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, मानसून हवाओं को नहीं जाने देता, जेट स्ट्रीम को 2 भागों में बांट देता है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में बांट देता है। ये जो वेस्टर्ली जेट होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में आएंगे, जो विंटर में हमें रेनफॉल देंगे। द ईस्टर्ली जेट ब्लोइंग ओवर नॉर्थ इंडिया ब्रिंग्स ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश। और बेटा जो ईस्टर्ली जेट होगी ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस लाएगी किसके ऊपर? इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर। ये एक एक टॉपिक जो आपका है, अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आता तो मैं चाहूँगी कि YouTube में डेडिकेटेड वीडियो है ऑन जेट स्ट्रीम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, आप एक बार उनको देख लो तो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। वो लोग पूरा 3D और पूरा बारिश करके पूरे इंडिया के मैप के साथ कहाँ ब्लैक सी है वो दिखाते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग देख लें, ठीक है। चले आगे। अब बेटा मॉनसून इंडिया का है, पर पढ़ना आपको आसपास का सब पड़ेगा, तब जाके आप इंडियन मॉनसून को समझ पाओगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सराउंडिंग कंडीशंस को देखेंगे। टेम्परेचर और जो प्रेशर कंडीशन रहेगी ईस्ट अफ्रीका में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में, तिब्बत में, ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती हैं हमारे मॉनसून की स्ट्रेंथ को। मॉनसून कितना तेज़ी से आएगा, ओकेशनल ड्राई स्पेल कितने होंगे। हम देखते हैं ऐसा होता है कि मानसून सीज़न में, मतलब रेनी सीजन में 3 महीने कंटिन्यू बारिश हुई नहीं होती ना, एक दिन बारिश हुई, फिर 4-5 दिन का ड्राई स्पेल रहेगा, फिर 2 दिन बारिश होगी, फिर 3 दिन बारिश नहीं होगी। तो ओकेशनल ड्राई स्पेल्स कितने होंगे, मानसून का स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना कम बारिश होगी, कितनी ज़्यादा बारिश होगी, ये हमें अगर समझना है तो हमें आसपास के कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि भाई ईस्ट अफ्रीका में कैसी कंडीशन है, ईरान में कैसा टेम्परेचर है, सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है, तिब्बत कैसा है, ये सब डिटरमाइन करते हैं बेटा हमारे मॉनसून की स्ट्रेंथ को।
अब हम एल नीनो इफेक्ट को पढ़ेंगे।